नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का हमारा व्याख्यान एमए हिंदी के छात्रों के लिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। कल हमने मैला आंचल के परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं बच्चों, आंचलिक उपन्यास के दो विशेष पहलू होते हैं। जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया आंचलिक उपन्यास में, उसका भौगोलिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। तो आज का जो विषय है हमारा, वो मैला आंचल का भौगोलिक पक्ष व सांस्कृतिक पक्ष। तो शुरुआत करते हैं बच्चों मैला आंचल के भौगोलिक पक्ष से। मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है और इस कारण इसके कथन में प्रायः वे सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती है। आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया जाता है वह समय और स्थान में सीमित होता है, किंतु उस सीमित समय और स्थान में जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के जितने चेहरे हो सकते हैं, वे सब उसमें पूरे विस्तार के साथ विद्यमान होते हैं। मैला आंचल भी ऐसे ही कथन को धारण करता है। शुरुआत करते हैं हम इसकी भौगोलिक पक्ष से। तो मैला आंचल का भौगोलिक पक्ष, यद्यपि भौगोलिक पक्ष की हम बात करें तो यद्यपि समग्रता के लिए आंचलिक उपन्यासकार को जीवन के सभी पक्षों की प्रस्तुति करनी होती है, लेकिन मूल रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन इस उपन्यास में प्रमुख होते हैं। यह प्रमुखता इस रूप में नहीं होती कि इन पक्षों का विस्तार सबसे अधिक हो, बल्कि इस रूप में होती है कि यही दो पक्ष आंचलिक उपन्यास को आंचलिकता प्रदान करते हैं। समझ गए बच्चों? यानी यह प्रमुखता इस रूप में नहीं होती कि इन पक्षों का विस्तार सबसे अधिक हो, बल्कि इस रूप में होती है कि यही दो पक्ष हैं जो आंचलिक उपन्यास को आंचलिकता प्रदान करते हैं। इस उपन्यास में इन दोनों बिंदुओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए रचनाकार ने जीवन के सारे पहलुओं को, चाहे वे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, यथोचित स्थान दिया है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने सबसे पहले अंचल का सामान्य भौगोलिक वर्णन किया है, ताकि पाठक उस अंचल तक, उस स्थान तक पहुंच सके जिसके सारे जीवन को वह आगे महसूस करने वाला है। उपन्यास की शुरुआत में ही वे भौगोलिक परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। तटबंधना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, बंध्या भारती का विशाल अंचल, कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। ये भौगोलिक परिचय दिया जिस क्षेत्र का उसने वर्णन किया।
बाहरी भूगोल का वर्णन करने के बाद रचनाकार गांव के भीतरी भूगोल पर भी दृष्टि डालता है, ताकि अंचल की एक आंतरिक पहचान भी पाठक को हो सके। लेखक लिखता है, मेरीगंज एक बड़ा गांव है, बारह वर्ण के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। भौगोलिक परिचय देने के बाद रेणु उस अंचल के, उस क्षेत्र के समग्र जीवन का अंकन शुरू करते हैं और उस अंकन में वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष अपने हर रूप रंग में व्यक्त करते चलते हैं और धीरे धीरे पाठक खुद को उस गांव में ही महसूस करने लगता है। धीरे धीरे पाठक, मतलब जैसे जैसे पाठक का उपन्यास को पढ़ता जाता है तो उसको ये महसूस होने लगता है कि वो उस गांव में ही पहुंच गया है। तो ये तो था बच्चों भौगोलिक पक्ष मेलांचल का। अब बात करते हैं सांस्कृतिक पक्ष की। सांस्कृतिक पक्ष, आंचलिक उपन्यास में सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां आमतौर पर विविध क्षेत्रों में एक सी हो सकती हैं, अतः उनका साधारणीकरण आसानी से हो जाता है। किसी स्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन ही उसकी विशिष्टता स्थापित करते हैं, क्योंकि सामान्यतः इन दोनों पक्षों का साधारणीकरण नहीं हो पाता है। आंचलिकता की इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हुए रेणु ने उपन्यास में मेरीगंज की लोक संस्कृति के कई सुंदर चित्र खींचे। यहाँ जो गांव दिखाया गया है उसमें किसी भी उत्सव धर्मी भारतीय गांव की तरह बात बात पर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। इसमें कहीं गाड़ी हाँकते हुए गाड़ी वालों द्वारा बहुजिया के गीत गाए जाते हैं, कभी खम्हार खुलने पर विदापत के नृत्य गीत होते हैं, कभी वर्षा न होने पर इंद्र देवता को खुश करने के लिए महिलाएं जाट जटिन का खेल खेलती हैं। ऐसे सभी प्रसंगों को पूरी काव्यात्मकता के साथ फणीश्वरनाथ रेणु जी ने वर्णित किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित जो एक पंक्ति है जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक ध्वन्यात्मक सौंदर्य उसमें जो है पूरी लोक संस्कृति के साथ विद्यमान है। धिन्ना 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 नित्रा नित्रा धिन तक धिन्ना धिन तक धित्रा। ये उसी क्षेत्र की बोली में एक बहुजिया गीत था जिसका लेखक ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है नाटक में, उपन्यास में। अतः हम देखते हैं कि मेला आंचल में मेरीगंज नामक गांव के जीवन के सारे पक्षों तथा रूपों का वर्णन हुआ है। कुछ विचारकों का आरोप है कि यह रचना किसी यथार्थवादी उद्देश्य को हासिल नहीं करती, बल्कि यथार्थ के प्रति नॉस्टैल्जिक नजरिया अपनाकर चलती है। ये सभी विचार कुछ हद तक सही हो सकते हैं, पर मूल बात यह है कि रचनाकार ने इस रचना को किसी सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित रचना के रूप में नहीं लिखा। उन्होंने अपने अंचल के यथार्थ के प्रत्येक अंश को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि किसी भी विचारधारा के आईने में इस रचना की सम्यक समीक्षा नहीं हो सकती। इसके कथन के बारे में अंतिम रूप से यही कहा जा सकता है जो भूमिका में स्वयं लेखक ने कहा है इस उपन्यास के बारे में। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं,
कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, निकल नहीं पाया। मैला आंचल में एक और खास बात है बच्चों, जो इसे परंपरा में सबसे बेहतर बनाती है। इस उपन्यास में आंचलिकता व राष्ट्रीयता जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले तत्वों में जैसा महीन महीन होता पतला संतुलन साधा गया है लेखक के द्वारा, वह जो संतुलन साधा गया है वास्तव में लाजवाब संतुलन है, जहां गोदान जैसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास आंचलिक नहीं हो पाते तथा अधिकांश आंचलिक उपन्यास जैसे उदय शंकर भट्ट का जो है ना सागर लहरें और मनुष्य तथा रांगे राघव कृत्य कब तक पुकारूं राष्ट्रीय जीवन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। वहीं मैला आंचल आंचलिक वातावरण के भीतर से भी राष्ट्रीयता की पर्याप्त अनुभूति कराने में समर्थ रहा है। इन आधारों पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैला आंचल ही आंचलिक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ये था बच्चों आज का व्याख्यान। अगले व्याख्यान में